तो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। वीबीटी हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी एंड लास्ट थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये इसका पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं इसके फटाफट कुछ पोस्टुलेट्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं इस थ्योरी को पूरी तरीके से समझाऊंगा। देखो, फटाफट पढ़ रहा हूँ मैं पॉइंट। According to safety, there is electrostatic force of attraction in between central atom and donor atom of the ligand। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो टोटली जो है आयनिक बॉन्डिंग बताती है। वो ये कहती है कि जो सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल एटम है या जो डोनर एटम है जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि उन दोनों में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यही है। अकॉर्डिंग टू CFT देर इज़ नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो क्या लिखा हुआ, देर इज़ नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये थ्योरी इसको मना करती है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड जो आपके सेंट्रल एटम और जो डोनर एटम होता है लिगेंड का, उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दैट इज लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनायन और डाइपोल्स, या तो वो एनायन की फॉर्म में होंगे या डाइपोल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तीसरा जो पॉइंट, अगला पॉइंट है फोर्थ, वो देखो, in an isolated atom all 5 d orbitals have the same energy and termed as degenerated orbitals। ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट थोड़ा समझने का है, वैसे सिंपल है। इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब जब किसी भी मेटल एटम, यहाँ एटम की जो बात हो रही है वो मेटल एटम की बात हो रही है, यानी कि मेटल एटम पर जब कोई भी लिगेंड नहीं जुड़ा हुआ, जब वो अकेला है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, तो उसके सारे के सारे जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये मेटल एटम के d ऑर्बिटल के बारे में ही बात करती है। इसको लिगेंड के ऑर्बिटल से लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ मेटल के d ऑर्बिटल से लेना देना होता है। ठीक है, तो जब मेटल एटम आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है, तो उसके जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अब अपन बार बार इस टर्म का यूज़ करेंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, तो आप समझ जाना डीजनरेटेड का मतलब क्या है। डीजनरेटेड का मतलब है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी सेम से इधर क्या मतलब है। एनर्जी सेम से इधर मतलब है, अगर मैं डी ऑर्बिटल्स बनाऊँ तो 5 होते हैं डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ये 5। अब आप देख रहे हो ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इनकी सबकी एनर्जी बराबर है, सब एक ही लेवल पे हैं, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। देखो, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, जब सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो। तो आगे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे सेम एनर्जी के लिए, दैट इज़ डीजनरेटेड यूज़ करेंगे अपन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पूरा आधार है एक तरीके से, ये मान लो इस पूरी थ्योरी का। When ligand is approaches to the central metal atom, जब लिगेंड, पहले तो मेटल एटम कैसा था, आइसोलेटेड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब लिगेंड मेटल की तरफ जा रहा है, मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा, देन डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम एक्सपीरियंस रिपल्शन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। जैसे ही लिगेंड मेटल एटम के करीब जाएगा तो डी ऑर्बिटल्स है, अब डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के पास भी हैं और इलेक्ट्रॉन
मेटल एटम के पास भी है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब इस रिपल्शन से क्या होगा, इस रिपल्शन से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। इस रिपल्शन से क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट का मतलब अब वो डी जनरेटेड नहीं रहे, ठीक है, अब उनकी एनर्जी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ, जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, उनके 2 सेट होते हैं, और नहीं बताया तो अभी इसमें देख लो। जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके 2 सेट्स होते हैं, वो 2 सेट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है T2G सेट, T2G इसको बोलते हैं T2G, G फॉर जीरेट, ठीक है। जीरेट हम लगाते हैं सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स के लिए, जो सिमेट्रिक होते हैं उनके लिए हम जीरेट वर्ड यूज़ करते हैं। शायद आप 11th में पढ़ के आए होगे जीरेट वर्ड, जीरेट एंड अनजीरेट, ठीक है। तो दैट इज़ T2G, इसकी फुल फॉर्म है ट्रिपली डी जनरेटेड। ट्रिपली का मतलब 3, डी जनरेटेड का मतलब सेम एनर्जी, क्लियर। अगला जो सेट है दैट इज़ EG सेट, ठीक है, EG सेट। EG सेट का मतलब है डबली डी जनरेटेड, यानी कि दो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो देखो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, T2G के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, DXY, DYZ एंड DXZ, क्लियर है। अब देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल याद रखना, लोब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। ये मैं अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, लोब्स लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस। अगला सेट है EG सेट, इसमें 2 हैं, DX² एंड Y², सॉरी DX² Y² और DZ², 2 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। ये इनके जो लोब्स हैं, लोब लाई अलोंग द एक्सिस इनके। तो ध्यान से देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, उधर मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इधर लिख दिया। ये ट्रिपली डी जनरेट है, इनके जो लोब्स हैं लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं इनके लोब्स, और EG सेट के लोब्स एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं, बिटवीन में नहीं करते, बीच में नहीं करते, एक्सिस के ऊपर करते हैं। लोब्स लाए अलोंग द एक्सिस। इसके लिए मैंने आपको समझा भी रखा है इधर डायग्राम बना के, तो देखो अब मैं समझाता हूँ लोब लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है। जैसे सपोज करो पहला ऑर्बिटल हम ले रहे हैं DXY, क्लियर। DXY का मतलब है जो ऑर्बिटल है वो X और Y एक्सिस के बीच में लाई करता है। देखो मैंने एक्सिस बना रखी है, X एक्सिस, Y एक्सिस। क्या इसका लोब X और Y एक्सिस के बीच में है? यस, बीच में ही है, इस प्लेन के X और Y प्लेन के बीच में ही है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं लोब। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो डंबल शेप, इनको लोब्स बोलते हैं। ये जो चीज़ है इनको लोब्स बोलते हैं, ये हैं लोब्स। तो क्या लोब बीच में रिसाइड कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के? यस, तो लोब लाई इन बिटवीन द एक्सिस। अगला है DYZ, यानी कि वाई और जेड एक्सिस के बीच में। तो ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके बीच में। अगला है आपके DXZ, ठीक है, ये DXZ है, एक्स और जेड के बीच में, ठीक है। ये समझ में आया, लोब लाई इन बिटवीन द एक्सिस। अगला है लोब लाई अलोंग द एक्सिस। पहला है DX² Y², ठीक है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, एक्स के ऊपर है और वाई के भी ऊपर है। तो देखो इसके लोब कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर, बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखो एक्सिस के ऊपर हैं लोब्स, क्लियर। सेम ऐसे ही DZ² है। DZ² एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है 3D में, तो इसको हम इस तरीके से ही दिखाते हैं और आपको बुक्स में भी इस तरीके से ही मिलेगा। देखो ये Z एक्सिस है, ये वाली, ये Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस के ऊपर रिसाइड कर रहे हैं दोनों लोब्स, ठीक है। तो लोब लाई अलोंग द एक्सिस, दैट इज DZ², दैट इज DX² Y²। इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस रिसाइड करते हैं।
ठीक है, आगे देखो, लास्ट वाला स्टेटमेंट याद रखना कि जैसे ही लिगेंड मेटल पे अप्रोच होता है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ डी जनरेटेड लेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा। यानी कि जब किसी भी डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जब किसी डेफिनेट ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग होती है, या जैसे सपोज करो डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब है हमको दो ही ज्योमेट्री पढ़नी होती है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर लीगेंड 4 हैं, अगर लीगेंड 4 हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, तो उस हिसाब से स्प्लिटिंग होगी। और अगर लीगेंड 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग होगी, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डेल्टा से शो करते हैं और डी क्यू से भी उसको शो करते हैं। अब अपन स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग ध्यान से पढ़ना। वैसे ये थ्योरी बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगी एक ही बार में। सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो मैंने आपके लिए एक 3D डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है ऑक्टाहेड्रल के लिए कि कैसे स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो सुनो कैसे होती है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऑक्टाहेड्रल, ब्लू जो ब्लू लाइन से है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने शो किया है। रेड लाइन से मैंने एक्सिस दिखाई है, ठीक है, रेड लाइन से मैंने एक्सिस दिखाई है। अब देखो क्या है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, तो एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहीं जुड़ेंगे लिगेंड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो अब आप ये बताओ क्या ये एक्सिस हैं, क्या ये एक्सिस पे जुड़ रहे हैं डायरेक्टली। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, सपोज करो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। क्लियर है, तो ये है, तो ये अपने प्लेन हो गए। जैसे ये हो गया अपना एक्स जेड प्लेन, ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स और जेड के बीच में जो प्लेन है दैट इज़ एक्स जेड प्लेन, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो ये समझ में आ रहा है, प्लेन समझ में आ गए। ठीक है, लिगेंड्स कहाँ लगे हुए हैं, देखो देखो ज़रा कहाँ लगे हुए हैं लिगेंड्स। लिगेंड देखो एक्सिस पर लगे पड़े हैं। क्लियर है, अब मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, समझ में आ गई होगी पोजीशंस कौन कहाँ जुड़ रहा है। अब देखो पहला स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस greater force of repulsion by the electrons of ligand because lobes of dz square and dx square y square lies directly in the path of ligand। ठीक है, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो डी जेड स्क्वायर जो हमने ज्योमेट्री देखी थी, ये देखो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके लोब्स कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर है। क्लियर हो गई बात, एक्सिस के ऊपर ही है। और मैंने आपको बताया कि लिगेंड देखो यहाँ भी कहाँ जुड़ रहे हैं, एक्सिस के ऊपर जुड़ रहे हैं। क्लियर है, एक्सिस के ऊपर जुड़ रहे हैं। तो जैसे ही कोई लिगेंड इस पर अप्रोच करेगा तो कहाँ से करेगा, एक्सिस पे ही अप्रोच करेगा, क्योंकि एक्सिस पे जाके जुड़ेगा। देखो एक्सिस पे जुड़ रहा है, ये देखो ये सारे लिगेंड 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे लिगेंड्स एक्सिस पे जुड़ रहे हैं। तो लिगेंड आया और एक्सिस पे अप्रोच करेगा सबसे पहले। अब एक्सिस पे वो किससे टकराएगा, सबसे पहले कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल से टकराएगा एक्सिस पे। एक्सिस पे मिलेंगे दो टाइप के ऑर्बिटल्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग उनमें होगी। अब जैसे ही वो उन पे अप्रोच करेगा लिगेंड,
तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल हैं उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, या मैं कह दूँ उनमें उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैंने दिखा भी रखा है, देखो इधर ये आइसोलेटेड एटम था, डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। अब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगी, लिगेंड आया। अब जैसे ही लिगेंड आया तो देखो स्प्लिटिंग हो गई, ये स्प्लिटिंग हो गई ऑर्बिटल्स की। तो देखो कौन सा ऑर्बिटल ऊपर गए, कौन से वाले, ईजी वाले। ईजी मतलब कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले। क्यों गए हैं ये ही ऊपर, क्यों गए ये ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लिगेंड कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे अप्रोच करेगा सबसे पहले लिगेंड, और एक्सिस पे अप्रोच करेगा तो जो लोब, जिनके लोब एक्सिस पे होंगे उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो ईजी में ज़्यादा रिपल्शन होगा और T2G में कम होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्प्लिट होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देखते हैं। अब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देखते हैं तो इसका पहले डायग्राम देखते हैं अपन टेट्राहेड्रल का 3D। ये देखो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की होती है। ये जो ब्लू लाइंस हैं दैट इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये जो रेड लाइंस हैं ये मैंने एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो एक भी लिगेंड क्या एक्सिस पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, एक भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं आ रहा। तो एक्सिस पे कौन से ऑर्बिटल नहीं होते, T2G वाले नहीं होते, लोब लाए इन बिटवीन द एक्सिस। तो इन बिटवीन द एक्सिस पे लिगेंड अप्रोच करेगा तो एनर्जी इस बार किसकी ज़्यादा हो जाएगी स्प्लिटिंग में, देखो इस बार एनर्जी T2G की ऊपर चली गई। क्यों ऊपर चली गई, क्योंकि एक भी जो लोब था वो एक्सिस पे नहीं था, बिटवीन द एक्सिस था, जैसे कि ज्योमेट्री बता रही है। क्लियर है। अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो कहाँ करेगा, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, और इन बिटवीन द एक्सिस पर जो भी लोब्स होंगे वो स्प्लिट होंगे सबसे ज़्यादा। तो इसलिए T2G की अब एनर्जी ऊपर हो गई और EG की एनर्जी नीचे हो गई। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें EG की एनर्जी ज़्यादा होती है और T2G की कम होती है। टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, एक की याद रख लो दूसरे को उल्टा कर देना। ठीक है, T2G ऊपर EG नीचे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है, दोनों के एक्सप्लेनेशन दे दिए। इसके लोब एक्सिस पे हैं और इनके लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो लिगेंड जहाँ जिसके पास पहले पहुँचेगा उसी को स्प्लिट करेगा सबसे ज़्यादा। क्लियर होगी बात। ओके, अब क्या है इसमें एनर्जी, जो एनर्जी का गैप है दैट इज़ ये जो स्प्लिट हुआ है, ये जो स्प्लिट हुआ है दैट इज़ स्प्लिटिंग। ठीक है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये एनर्जी का डिफरेंस है कितने में स्प्लिट हुआ है। तो भाई इनकी जो एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग है ये फिक्स होती है, ध्यान रखना। इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है हमने इसको डेल्टा O से नाम दिया। डेल्टा O का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इधर अपन ने डेल्टा T से नाम दिया है, इधर अपन ने लिखा नहीं, इधर लिख लो। ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको अपन डेल्टा T से शो करते हैं। क्लियर। इधर लिख लेना डेल्टा T, ये डेल्टा T है, ये डेल्टा O है। क्लियर होगी बात। ओके, अब अपन तो स्प्लिटिंग हमने पढ़ ली, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों में स्प्लिटिंग का पता लग गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको आज अपन यहीं तक रखेंगे, स्प्लिटिंग तक। आगे देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। तीनों स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। The orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing, and therefore in tetrahedral complex only high spin complexes are observed. ये अपन आगे बात करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज क्या होते हैं। ये मैंने आपको जब VBT में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, इसको अपन CFT में एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में ये पॉइंट क्या कह रहा है ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। ये पॉइंट ये कह रहा है, ये जो पॉइंट है ये टेट्राहेड्रल के लिए है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो एनर्जी गैप है ये इतना कम होता है, ठीक है, ये कम होता है, ये इतना कम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उछल के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है,
उछल के ऊपर ईजीली जा सकते हैं, ये कह रहा है ये पॉइंट। क्लियर है? ओके। तो क्या कह रहे हैं, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ओनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा सकता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाए, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में, उनको बोलते हैं हाई स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, नीचे वाले लेवल में, उसे हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया तो हम उनको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई का मतलब ऊंचा और लो स्पिन का मतलब नीचा वाला। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? आगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन भी बनाते हैं, लो स्पिन भी बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन टेट्राहेड्रल केवल और केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है क्यों बनाते हैं। ठीक है, आगे, एनर्जीज आर फिक्स्ड फॉर ईजी एंड T2G सेट। एनर्जीज जो होती हैं वो T2G और EG सेट के लिए फिक्स होती हैं। जैसे कि EG सेट के लिए कितनी फिक्स करी गई है एनर्जी? EG सेट के लिए जो एनर्जी फिक्स करी गई है दैट इज़ 0.6 डेल्टा। क्लियर? और इसको हम 6 DQ भी लिख सकते हैं, और हम इसको 3/5 डेल्टा भी लिख सकते हैं। तीनों ही वैलिड है, जो भी आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आप तीनों याद रखना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द वैलिड ऑप्शन, ठीक है, फॉर द एनर्जीज़। T2G की भी एनर्जी फिक्स है 0.4 डेल्टा और 4 DQ और 2/5 डेल्टा। ये एनर्जीज फिक्स है। देखो मैंने इधर भी लिखा हुआ है, ये देखो मैंने इधर भी लिखा हुआ है, मैं इसको फोकस करता हूँ एनर्जीज़ को। ये देखो जो EG सेट है, EG की एनर्जी अपन ने कितनी लिखी है? 0.6 डेल्टा हो ऑक्टाहेड्रल के लिए, और T2G की कितनी लिखी है? 0.4 डेल्टा हो। क्लियर है? ये माइनस और प्लस साइन किसके लिए है? ध्यान रखना, ये माइनस और प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन बता रहा है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप इसको ऐसे भाई 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टोटल 10 होता है, ये तो 10 ही है, 6 + 4 ही रहेगा, 6 और 4 10 ही रहेगा ये। क्लियर? माइनस इसलिए आया है क्योंकि देखो ये जो एनर्जी लेवल, देखो ये एनर्जी लेवल नीचे आ रहा है, इससे इस वाली लाइन से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगाया है, ये इससे ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस लगाया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें से घटा मत देना इसको। सेम ऐसे ही अपन ने टेट्राहेड्रल के लिए किया है। टेट्राहेड्रल में अपन ने T2G की एनर्जी देखो 0.4 है, फिक्स है। इसमें भी 0.4 ही है, लेकिन वो माइनस में है। माइनस का मतलब नीचे की तरफ है एनर्जी लेवल। इसमें +4 है। क्यों है +4? क्योंकि अब जो इसका जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ है, इसकी 0.6 ही रहेगी। अब -6 हो गई है, लेकिन इसकी माइनस क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। क्लियर होगी बात? तो एनर्जी इनकी फिक्स होती है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग हमको समझ में आ गई है। अगर स्प्लिटिंग समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ गई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, तो इसको दोबारा समझा देंगे।